नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 8 सितंबर 2023 है और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इशू डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का। 2 अलग अलग लैब्स ने यह दावा किया है कि हमने ह्यूमन एम्ब्रियो को डेवलप किया है बिना एग्स और स्पर्म्स की सहायता से। तो क्या ये इशू है? स्टेम सेल्स क्या होते हैं, बेसिक्स के साथ एथिकल जो भी इश्यूज हैं निकाल के उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। देखो, जो सरकारों के द्वारा सब्सिडीज दी जाती है, क्या वो एक कोशिश होती है जॉब जनरेशन से ध्यान भटकाने में? कैसे बैलेंस इस्टेब्लिश किया जाए? क्या जॉब जनरेशन पे फोकस किया जाए या फिर सब्सिडीज पे फोकस किया जाए? काफी ज़्यादा चर्चा में है ये इशू, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आएंगे। और सबसे लास्ट में अमिताभ रॉय कमेटी जो गठित की गई थी प्रिजन रिफॉर्म से संबंधित, उसकी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक कर दिया है। तो तीसरा आर्टिकल प्रिजन रिफॉर्म्स से संबंधित है। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। जैसा कि देखो, पहले मैंने आपको बताया था कि 11 सितंबर के आसपास ट्रैवलिंग के कारण एक हफ्ते के लिए मैं एडिटोरियल डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। तो अब वो दिन आ गया है। कल से यानी 9 सितंबर से एक हफ्ते के लिए देवेंद्र सर एडिटोरियल डिस्कस करेंगे और मैं फिर से कंटिन्यू करूंगा एक हफ्ते बाद या तो देखो 16 सितंबर से। अगर 16 सितंबर को किसी कारणवश से डिले हो गया तो अगले दिन तो संडे है, फिर 18 सितंबर से मैं कंटिन्यू करूंगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल देखो, स्टेम सेल्स और ह्यूमन एम्ब्रियो से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पहले देखो बेसिक्स की बात करते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, स्टेम सेल्स क्या होते हैं? आप सबने स्टेम सेल्स के बारे में सुना ही होगा। मैं जल्दी से आपको फिर से ब्रीफ कर देता हूं। स्टेम सेल्स देखो मास्टर सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। मास्टर सेल्स इसलिए क्योंकि ना इनके पास पावर होती है कि वो ना अपने आप को दूसरे टाइप के सेल में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे स्किन सेल, मसल सेल, ब्लड सेल। जैसे इच्छाधारी नागिन नहीं होती, इच्छाधारी नागिन अपने आप को किसी भी इंसान में कन्वर्ट कर लेती है। समझने के लिए है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। मतलब इच्छाधारी नागिन आपने देखा होगा मूवीज में, किसी और पर्सन का अवतार ले लेती है। उसी प्रकार से जो स्टेम सेल है ना, मास्टर सेल है, ये अपने आप को ना किसी दूसरे सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 इंपॉर्टेंट एबिलिटीज होती हैं इन स्टेम सेल्स की। सबसे पहले सेल्फ रिन्यूअल, ये खुद की फोटोस्टेट खुद ही कर सकते हैं। जैसे एक इच्छाधारी नागिन है सुनीता, उसके पास पावर है कि वो 2 सुनीता बना सकती है एक की, और ये 2 सुनीता 4 सुनीता बना सकती हैं, खुद की फोटोस्टेट कर सकती हैं। उसी प्रकार से स्टेम सेल के पास में पावर होती है सेल्फ रिन्यूअल की, वो खुद की और कॉपीज बना सकती हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन। दूसरी इंपॉर्टेंट एबिलिटी स्टेम सेल की ये होती है, वे अपने आप को दूसरे टाइप के स्पेसिफिक टाइप के सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि स्टेम सेल जो है अपने आप को मसल सेल में, ब्लड सेल में, स्किन सेल में, किसी भी सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए मास्टर सेल इन्हें कहा जाता है इच्छाधारी नागिन। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स देखिए आप स्टेम सेल्स के, अलग अलग टाइप के जो स्टेम सेल्स होते हैं। सबसे पहले है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। ये तो देखो एम्ब्रियोज में मिलते हैं। एम्ब्रियो मतलब माँ की कोख में बच्चा बिल्कुल शुरुआती स्टेज में होता है ना, जैसे ये देखिए बिल्कुल शुरुआती दिनों का बच्चा होता है माँ की पेट में। तो एम्ब्रियो में ये सेल्स मिलते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। पर्टिकुलरली यही वो सेल होते हैं जिन्हें बॉडी में दूसरे सेल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक प्रकार से ना जब बच्चे की एज बहुत कम होती है, बिल्कुल शुरुआती दिनों में, तब बच्चे में ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स मिलते हैं। और ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बाद में बच्चे के अलग अलग ऑर्गन्स को डेवलप करते हैं। जैसे कोई तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कन्वर्ट हो जाएगा स्किन सेल में, कोई ब्लड सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है अडल्ट स्टेम सेल्स। अडल्ट स्टेम सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडीज़ में मिलते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं, मतलब अडल्ट्स में होते हैं ये अडल्ट स्टेम सेल्स। इनका काम ये होता है कि जो सेल डैमेज हो जाए ना उनको रिपेयर करना। जैसे ही कोई चोट लग गई मान लो, ये अडल्ट स्टेम सेल्स तब काम आते हैं डैमेज्ड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, उनको रिपेयर करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स।
साइंटिस्ट देखो हमारे ना रेगुलर सेल्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं स्टेम सेल्स में, समझ गए? जैसे स्किन सेल है, इसको भी साइंटिस्ट जो हैं वो स्टेम सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइंटिस्ट ऐसा कैसे करते हैं? सेल्स की जो इंस्ट्रक्शंस है ना उनको साइंटिस्ट चेंज कर देते हैं और फिर वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की तरह बिहेव करने लगते हैं। जैसे आप इसे ठीक वैसे ही मानिए जैसे एक कार को स्पेसशिप में कन्वर्ट कर दिया गया हो, डिजाइन में चेंज लाके। फिर इसके बाद सबसे लास्ट में है कोड ब्लड स्टेम सेल्स। देखो जब बच्चे का जन्म होता है ना तो बच्चा जुड़ा होता है मां से अम्बिलिकल कोड के थ्रू। अब अम्बिलिकल कोड को काटा जाता है तो उसमें बहुत सारे स्टेम सेल्स होते हैं। अब उस ब्लड को, अम्बिलिकल कोड में जो ब्लड रह जाता है ना, उस ब्लड में बहुत सारे स्टेम सेल्स होते हैं। अब उस ब्लड को स्टोर करके रखा जाता है ताकि बाद में उसका इस्तेमाल किया जा सके। जब बाद में कोई, मान लीजिए परिवार में या फिर वही बच्चा जिसका जन्म हुआ था वो बीमार हो गए, तब उन ब्लड सेल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है ठीक करने के लिए। तो ये तो हमने देखो बेसिक्स की बात की। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ देखो ये है, कम से कम 2 ऐसी लेबोरेटरीज हैं जिन्होंने ये क्लेम किया है कि हमने ह्यूमन एम्ब्रियो को डेवलप किया बिना स्पर्म, बिना एग के। मतलब उन्होंने स्टेम सेल्स के थ्रू ह्यूमन एम्ब्रियो मॉडल डेवलप कर लिया। एक जो माँ के पेट में बच्चा होता है ना, जो बहुत कम दिनों का होता है, वो उन्होंने डेवलप कर लिया बिना स्पर्म, बिना एग के, सिर्फ और सिर्फ स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करके। आप बोलोगे कि करेंगे क्या इसका? क्या इसको पूरा ह्यूमन बीइंग बनाएंगे? नहीं, पॉसिबल भी नहीं है। अभी जो कई सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़े उसमें ये बोला गया कि पहले एक चिंपैंजी में ट्राई किया गया था आर्टिफिशियल एम्ब्रियो बना के। जो चिंपैंजी मदर है उनकी कोख में ये इंसर्ट किया गया था। कुछ दिन तो वो चला लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाया। बट अभी इस ह्यूमन एम्ब्रियो का जो मॉडल है इसे डेवलप किया गया है, उसका रीजन ये है इस पे ना रिसर्च की जाएगी। बर्थ डिफेक्ट्स, जीन डिफेक्ट्स, उनके बारे में पता लगाया जाएगा। जो रियल ह्यूमन एम्ब्रियो होता है उसके ऊपर तो देखो रिसर्च की नहीं जा सकती। अब एक इंसान का बच्चा बेशक माँ के पेट के अंदर हो, बहुत कम दिनों का, उस पर आप साइंटिफिक रिसर्च नहीं कर सकते ना, एथिकल डायलेमा है। बट अब ये आर्टिफिशियल ह्यूमन एम्ब्रियो बनाया है तो इस पर रिसर्च की जा सकती है बिना किसी एथिकल कंसर्न के। तो ये एडवांटेज है आर्टिफिशियल एम्ब्रियोज क्रिएट करने का कि आप रिसर्च करोगे, बर्थ डिफेक्ट्स का ओरिजिन कैसे होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर से, इनफर्टिलिटी या फिर दूसरे प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज के बारे में पता लगेगा इस आर्टिफिशियल एम्ब्रियो के ऊपर रिसर्च करके। अब देखो एक और चीज़ है, इस आर्टिफिशियल एम्ब्रियो के ऊपर ना रिसर्च की जा सकती है सिर्फ 14 दिनों के लिए। 14 दिन की लिमिट है, क्योंकि 14 दिनों के बाद तो ये जो ह्यूमन एम्ब्रियो होता है ना, इसके अलग अलग ऑर्गन्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। आज की डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सरकार के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडीज एक तरफ और दूसरी तरफ जॉब जनरेशन, दोनों के बीच में डायलेमा जो है इस पे फोकस करता है। आप देखो जीएस पेपर 3 में इंक्लूसिव डेवलपमेंट वाला टॉपिक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर सब्सिडीज वाला भी टॉपिक है, वहां से आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है इस आर्टिकल में वो ये है, क्या सरकार के द्वारा जो सब्सिडीज दी जाती हैं जनता को, पॉपुलिस्ट पॉलिसीज वेरियस गवर्नमेंट्स के द्वारा अपनाई जाती हैं, जैसे 2000 रुपये आपको मिलेंगे हर महीने, आप चाहे कुछ करो या ना करो, या फिर फूड पे सब्सिडी, आपको इतना अनाज मिलेगा 1 रुपये किलो में या फिर 2 रुपये किलो में, ये सब्सिडीज क्या जॉब जनरेशन से ध्यान हटाती हैं? मतलब जनता को जब फ्री में चीजें दी जाएं तो क्या जनता जॉब्स की डिमांड नहीं करती? क्या जनता भूल जाती है कि हाँ हमें जॉब्स चाहिए, जब तक फ्री में मिल रहा है ठीक है? तो इस मुद्दे पर फोकस्ड है ये आर्टिकल। देखो जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस ने कर्नाटक इलेक्शन से पहले काफ़ी तरह के वादे किए थे, मेनली 5 प्रोमिसेस उन्होंने किए थे, जैसे महिलाओं को फ्री बस ट्रेवल, 10 किलोग्राम फ्री राइस पर पर्सन, 2000 रुपये मंथ वुमेन को मिलेंगे, गृहलक्ष्मी स्कीम, इस प्रकार के 5 प्रोमिसेस कांग्रेस के द्वारा किए गए थे। अब देखो जाहिर तौर पे
ये प्रोमिसेस पूरा करने के लिए सरकार को काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा। ऐसी खबरें भी आई कि कर्नाटक की सरकार के पास पैसा नहीं है इन प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए। और पैसा तो कर्नाटक की सरकार देखो इधर उधर से मांग कर जुगाड़ भी कर लेगी, लोन ले लिया। बट बात यह है, जब इन फ्री वाली स्कीम्स पे सरकार पैसा खर्च करती है तो डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करने के लिए नहीं बचता, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करने के लिए नहीं बचता। अब जॉब्स तो देखो तभी जनरेट होंगी ना जब आप डेवलपमेंट लेके आओगे, आप रोड बनाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे, यानी स्कूल्स बनाओगे, जॉब्स तो तभी जनरेट होंगी। तो क्या कर्नाटक की सरकार जो कुछ कर रही है पूरी तरह से गलत है? देखो इसका आंसर ना थोड़ा डाइसी है। मैं आपको सिचुएशन बताता हूं। मान लीजिए कोई पर्सन है जिसका नाम है ए, वो बीमार है। महेश को बीमार नहीं करेंगे हम। ए पर्सन है, वो बीमार है, तो ना अब उसको ऐसा कोई डिजीज हुआ है जिसकी दवाई डॉक्टर के पास नहीं है, वो तड़प रहा है। ए नाम का बंदा है, दर्द से तड़प रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में देखो, चूंकि डॉक्टर के पास इलाज नहीं है, अब या तो डॉक्टर कम से कम पेन को कम करने के लिए दवाई दे दे। डॉक्टर को पता है जो मैं दवाई दे रहा हूं इससे पेन कम होगा लेकिन इलाज नहीं होगा, इससे डिजीज जो ए पर्सन को हुआ है वो ठीक नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर कम से कम दर्द की दवाई देके ए पर्सन का जो दर्द है वो तो ठीक कर देगा ना। जाहिर तौर पे आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। एक एक्सपर्ट ये बोलते हैं, देखो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी समस्या है जो जिसने सिर्फ हमारे देश को प्रभावित नहीं किया है, ग्लोबल प्रॉब्लम है। अब इसका सॉल्यूशन जो है वो स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन है, काफी समय के बाद आने वाला सॉल्यूशन है। धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन आएगा। लेकिन क्या मीनवाइल हम छोड़ दें गरीब लोगों को वैसे ही उनके हाल पर कि हम तो देखो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अभी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, अभी आपके पेन को ठीक नहीं कर सकते? ये चीज तो ठीक नहीं है ना। गरीब लोगों को अभी जो दर्द हो रहा है तो उस दर्द को कम से कम पेन किलर से ठीक तो किया जा सकता है। और यही पेन किलर है जो ये सब्सिडी वाली स्कीम्स सरकार चलाती है। क्या आप इस सॉल्यूशन से सहमत हो? देखो उतना सरल नहीं है ये। जो जिस एक्सपर्ट ने ये तुलना की है ना, ये तुलना पूरी तरह से ठीक नहीं है। मैं आपको ना थोड़ा सा अलग वर्जन बताता हूं। मान लीजिए डॉक्टर के पास ना एक ही दवाई है, एक ही ड्रग है। अब या तो डॉक्टर उसे उस ए पर्सन के पेन को ठीक करने के लिए दे दे, या फिर डॉक्टर उस दवाई को थोड़ा ठीक करके थोड़ा ओवन वगैरह में फ्रिज में रख के कुछ समय के लिए उसे कन्वर्ट कर दे, जिससे कि उसका डिजीज जो है हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब बताओ आप, क्या यह बात सही है कि नहीं है? यानी पैसे तो लिमिटेड हैं, या तो आप उसे फ्री में बांट दो इमीडिएट दर्द ठीक करने के लिए, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, या फिर आप उस दवाई को थोड़ा सा समय के लिए रखो फ्रिज में, थोड़ा ऑपरेशन चलाओ और बाद में पेशेंट को दो, जिससे उसका डिजीज हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो आप बोलोगे सर मैं तो यूपीएससी एस्पायरेंट हूं, मैं एक्सट्रीम में नहीं खेलता हूं। मैं तो डॉक्टर को बोलूंगा कि भैया आधी गोली पेन को ठीक करने के लिए दे दो और आधी गोली के ऊपर आपको जो ऑपरेशन चलाने हैं चला लो, ताकि लॉन्ग टर्म में डिजीज खत्म हो जाए। यही कायदे से देखो सरकार को करना चाहिए। पूरी तरह से सारा पैसा सब्सिडी में बांटना ठीक नहीं है, और पूरी तरह से सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलप करना सही नहीं है। मीनवाइल तो फिर गरीब लोग तो बेचारा मारा ही जाएगा। तो बीच का सॉल्यूशन बेस्ट है। थोड़ा थोड़ा आप केस बाय केस बेसिस पे डिसाइड करो। अब कुछ स्कीम्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ वोट पाने के लिए चलाई जाती हैं। जैसे साफ तौर पे एक वो ओल्ड पेंशन स्कीम है ना, इसके बारे में कांग्रेस बोल रही है कि हम सत्ता में आए तो इस स्कीम को वापस ले आएंगे। ये तो देखो हद बेवकूफ़ी है। ओल्ड पेंशन स्कीम इसलिए नहीं बेकार कि सरकार के ऊपर फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, वो तो देखो है ही एक रीजन। बट ओल्ड पेंशन स्कीम ला के आप फायदा किसको पहुंचा रहे हो? आप फायदा पहुंचा रहे हो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी ऑलरेडी अच्छी खासी होती है एज कंपेरिजन टू गरीब लोग जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। अब जैसे देखो एग्जांपल है मध्य प्रदेश का, उनका ना 13% एक्सपेंडिचर हो जाएगा पेंशन इत्यादि लाइबिलिटीज पे, और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की संख्या 2% से भी कम है। तो आप इतना ज्यादा पैसा तो 2% लोगों को दे रहे हो,
इससे अच्छा तो आप मध्य प्रदेश में इतने ज़्यादा गरीब लोग हैं उनको दो ना। इसी आर्टिकल में राइटर भी यही वकालत करते हैं, केस बाय केस बेसिस पे देखो। ये पुरानी स्कीम लाने की जो बात कर रही है कांग्रेस पार्टी, ये बेकार है, ये नहीं करना चाहिए। हाँ, न्यू पेंशन स्कीम में अगर कुछ कमियां हों तो उसे ठीक करने के लिए स्टेप्स लिए जा सकते हैं। अब एक और चीज है, जैसे किसानों के लोन माफ करना। राइटर यही कहते हैं इस आर्टिकल में, देखो लोन माफ करना एक इजी सॉल्यूशन है, बट लोन माफ करने से ना, लोन माफ पहले भी हुए हैं, बार बार लोन माफ करने की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब ही यह है कि पहले जो लोन माफ किए थे उससे प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई, कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में, उसे ठीक करने की आवश्यकता है। लेकिन सरकारें ना स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देती, बार बार लोन माफ करके फार्मर्स को रिझाने की कोशिश की जाती है। जबकि देखो वेयर हाउस बनने चाहिए, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए। मिडिलमैन जो सारे पैसे खा जाता है, जैसे अभी देखो टमाटर के दाम बढ़े, कुछ किसानों को छोड़ के ज़्यादातर टमाटर वाले किसानों को फायदा नहीं हुआ। बिचौलिए ने बीच में कमीशन खाया, मिडिलमैन ने बीच में कमीशन खाया, और कंज्यूमर्स तक टमाटर इतना महंगा पहुंचा। तो यहां पे प्राइस स्टेबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन लाने की आवश्यकता है बजाय लोन माफी के। फिर एक सॉल्यूशन राइटर्स के द्वारा यह दिया जाता है, आप सेफ्टी नेट देते हो। सेफ्टी नेट जैसे बुढ़ापा पेंशन हो गया, गृह लक्ष्मी स्कीम है, हर एक महिला को 1500-2000 रुपये मिलेंगे। आप ना फिर इनको इन्फ्लेशन के साथ भी अटैच करो। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा ये पेंशन का जो दाम है वो बढ़ता जाएगा। आप ये भी इंश्योर करो। आपको याद होगा नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में हमने एक बात समझी कि 200 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रीब्यूट किए जाते थे बुढ़ापा पेंशन में, आज भी 200 रुपये हैं कितने सालों से। कुछ लोग बोलेंगे सर हमारे स्टेट में ज़्यादा मिलते हैं। हाँ ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखो हम बार बार ये बात करते हैं कि ग्रोथ पे विभिन्न सरकारें फोकस करती हैं जबकि जॉब क्रिएशन पे फोकस नहीं करती। तो राइटर ये कहते हैं, देखो ना ग्रोथ को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, जीडीपी ग्रोथ को। हमें फोकस करना है जीडीपी ग्रोथ विद जॉब्स, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है जब जब देश में जीडीपी ग्रोथ ज्यादा होती है ना, तब तब पुअर्टी दूर होने की जो रेट है ना वो सबसे ज्यादा होती है। तो इसलिए जीडीपी ग्रोथ को भूलना नहीं है, लेकिन जीडीपी ग्रोथ विद जॉब्स पे फोकस करना है। इसका सॉल्यूशन तो हमने भी डिस्कस किया था पहले, ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि आप माइनिंग सेक्टर पे फोकस करो, माइनिंग सेक्टर जॉब जनरेट करता है। टेक्सटाइल सेक्टर पे फोकस करो, टेक्सटाइल सेक्टर जॉब जनरेट करता है। सेमीकंडक्टर सेक्टर पे फोकस करना वैसे जरूरी है देखो नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से, लेकिन ये उम्मीद मत रखो कि सेमीकंडक्टर सेक्टर जो है वो जॉब जनरेट करेगा ज्यादा। हाई स्किल वाला सेक्टर है सेमीकंडक्टर सेक्टर। इसके अलावा आप एनर्जी ट्रांजिशन में इन्वेस्ट करो, मतलब ग्रीन एनर्जी के ऊपर ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो, इससे जॉब जनरेट होंगी। देखो कुल मिला के ना, आप लास्ट में आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस कर लिया, लेकिन अभी भी ना एक साफ ओपिनियन हमें बता दो। अगर इंटरव्यू में हमसे पूछ लिया जाए क्या जॉब क्रिएशन पे फोकस करना चाहिए या फिर सब्सिडीज पे फोकस करना चाहिए, तो इसका देखो बैलेंस्ड आंसर ना ये होगा, फोकस तो जाहिर तौर पे जॉब क्रिएशन पे ही होना चाहिए, बट देखो समय के हिसाब से केस बाय केस बेसिस पे आपको जनता को राहत पहुंचाने के लिए कुछ सब्सिडीज देनी पड़ सकती हैं। आप रैशनल बेसिस पे डिसाइड करो कि अभी सेफ्टी नेट प्रोवाइड करने की आवश्यकता है या नहीं है, इन्फ्लेशन कितनी ज़्यादा है, और जो सेफ्टी नेट या फिर सब्सिडी आप प्रोवाइड करो, आप ये जरूर देखो क्या इसका कोई अल्टरनेटिव है, क्या इससे लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा, ये सारी चीज़ें आप जरूर देखो। बट हाँ, इमीडिएट पेन रिलीफ के लिए थोड़ी बहुत सब्सिडी प्रोवाइड की जा सकती है, लेकिन वो केस बाय केस बेसिस पे देखो। फोकस जॉब क्रिएशन पे ही होना चाहिए। आप बताइए कमेंट बॉक्स में आपकी क्या ओपिनियन है इस इशू के ऊपर। एक कोट जो हमेशा इस इशू पे दिया जा सकता है कि डेली जरूरतमंद को एक मछली देने के बजाय, एक फिश देने के बजाय उसे मछली पकड़ना सिखाओ, उसे जॉब दो ताकि वो अपना ख्याल, अपने परिवार का ख्याल खुद से रख सके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल प्रिजन रिफॉर्म्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सुप्रीम कोर्ट ने ना 2018 में 3 मेंबर्स की एक कमेटी गठित की थी फॉर्मर
सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अमिताव रॉय के अध्यक्षता में। इस कमेटी को काम दिया गया था कि हमारे देश में जेलों की जो कंडीशंस है ना, प्रिजन्स की जो कंडीशंस है, उसे आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। कितना गंद है, कितना कुछ हो रहा है जेलों में, आप इन्वेस्टिगेट कीजिए और रिपोर्ट दीजिए। अब जाके ना सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेंबर्स की इस रिपोर्ट को ना पब्लिक कर दिया है, पब्लिक के सामने इस कमेटी की रिपोर्ट को रख दिया है। वैसे देखो हमारे देश में जो जेल है ना, जैसे तिहाड़ जेल है दिल्ली की, ये सारी जो जेलें हैं वो राज्य सरकार के डोमेन में आती हैं, और जेलों के अंदर जो लोग होते हैं उनको कैसे रखना है ये पूरा स्टेट सब्जेक्ट है। तो प्रिजन रिफॉर्म से संबंधित जो पॉइंट्स दिए हैं ना इस अमिताव रॉय की कमेटी ने, वो की फाइंडिंग्स हम जान लेते हैं, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले देखो कमेटी की रिपोर्ट में एक बात ये बोली गई है कि वुमेन प्रिजनर्स की संख्या हमारे देश में इंक्रीज हुई है। देखो 2014 से लेकर 19 के बीच में फीमेल प्रिजनर पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुई है। टोटल जो इंक्रीज है वो 11.7% का है, और 2019 आते आते मान लीजिए 100 लोग जेल में बंद है ना, उसमें से 4.2 फीमेल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जेंडर डिस्पैरिटीज का। वुमेन अगर देखो जेल में बंद है ना तो उनको ज़्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं एज कंपेरिजन टू मेल प्रिजनर्स, क्योंकि उनको बिल्कुल बेसिक फैसिलिटीज़ और सर्विसेज नहीं मिल पाती, जैसे मेडिकल केयर, लीगल एड, पेड लेबर अपॉर्चुनिटीज़, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, ये महिलाओं को कम मिलती हैं एज कंपेरिजन टू मैन को। नेक्स्ट है लैक ऑफ एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज़। सिर्फ 18% वुमेन प्रिजनर्स हमारे देश में ऐसी हैं जिनको एक्सक्लूसिव वुमेन प्रिजन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, क्योंकि हर जगह तो वुमेन प्रिजन है ही नहीं ना। हमारे देश में 15 स्टेट्स या फिर यूटीज ऐसी हैं सिर्फ जहां पे फंक्शनल वुमेन प्रिजन्स हैं। अदरवाइज तो ऐसा होता है कि जेल में अलग से वुमेन वाले ब्लॉक हैं, उसके बाद अलग से मेन वाले ब्लॉक हैं, लेकिन पूरी जेल एक्सक्लूसिव फीमेल ओरिएंटेड हो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, 40% से भी कम प्रिजन्स हमारे देश में ऐसी हैं जो महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सिर्फ 10 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी ऐसा है जहां पे जेल में जो वुमेन प्रिजनर्स बंद है ना, अगर उनको शिकायत हो जेल स्टाफ के अगेंस्ट तो वो कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं। ऐसा प्रोविजन सिर्फ 10 स्टेट्स में और एक यूटी में है। नेक्स्ट, मेडिकल चैलेंजेस से संबंधित पॉइंट, सेपरेट मेडिकल या फिर साइकियाट्रिक वार्ड्स की कमी है, चाइल्ड डिलीवरी से संबंधित बेसिक फैसिलिटी की कमी है। इसके अलावा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो देखो जेंडर स्पेसिफिक हेल्थ नीड्स को एड्रेस कर सके उनकी कमी है। फिर ओवर क्राउडिंग कंसर्न्स हैं, जैसे हमारे देश में ना एज ऑफ 30 नवंबर 2018 1341 जेल्स में ना जितने कैदी होने चाहिए ना उसका मतलब जितनी कैपेसिटी है जेल की उसका 122% कैदी हैं जेलों में। और हाई ओवर क्राउडिंग रेट ना सब जगह है, डिस्ट्रिक्ट प्रिजन्स में है, सेंट्रल प्रिजन्स में है और सब प्रिजन्स में भी है। नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर प्रिजनर। जो जेलों में ट्रांसजेंडर प्रिजनर्स हैं उनकी वेलफेयर के लिए कोई स्कीम नहीं है, कुछ अलग से प्रोविजन नहीं है। वैसे देखो ट्रांसजेंडर प्रिजन्स प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट 2019 में बोला गया था कि ट्रांसजेंडर्स की शिकायतों के लिए प्रोविजन होना चाहिए, लेकिन कोई प्रोविजन नहीं है। बहुत कम राज्यों ने यह प्रोविजन किया है इस एक्ट के अंतर्गत। सुसाइड सबसे बड़ा कारण है, जो 817 अननेचुरल डेथ हुई हैं हमारे देश के विभिन्न जेलों में 2017 से लेकर 21 के बीच में। अब देखो इसके बाद ना मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023 इंट्रोड्यूस किया गया था होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं वो आप देखिए। की फीचर्स, पनिशमेंट फॉर प्रोहिबिटेड आइटम्स, जैसे जेलों में ना मोबाइल फ़ोन इत्यादि इन सबको नहीं रखने दिया जाएगा, और जिसके पास मिलेगा ना सिर्फ प्रिजनर को सज़ा मिलेगी बल्कि जेल स्टाफ जो रिस्पॉन्सिबल हैं इन चीज़ों को रोकने के लिए उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। इस्टाब्लिशमेंट ऑफ हाई सिक्योरिटी जेल्स, हाई सिक्योरिटी जेल्स को इस्टाब्लिश किया जाएगा। इसके साथ साथ ओपन एंड सेमी ओपन जेल्स को इस्टाब्लिश किया जाएगा। पैरोल, फरलो, प्री मैच्योर रिलीज एक्ट में इन सब के बारे में भी डिटेल गाइडलाइंस हैं कि प्रिजनर्स किस प्रकार से बिहेव करेंगे, उसके बेस पे उनको इंसेंटिव देने के लिए इन सब चीज़ों में रियायत दी जाएगी। पैरोल मतलब जो अच्छा बिहेव करेंगे उनको पैरोल ज़्यादा अच्छे से मिलेगी, ज़्यादा जल्दी मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाया जा सके, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग।
अगर कोर्ट में मान लीजिए सुनवाई करनी है तो ले जाने के बजाय कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सुनवाई करवा दो। कमेटी ने भी काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस दी हैं, जैसे अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी को मजबूत किया जाए। अंडर ट्रायल्स मतलब जो प्रिजनर्स जिनके ऊपर केस चल रहा है उनको कब छोड़ देना चाहिए, उन सब चीज़ों को रिव्यू करने के लिए अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी। नेक्स्ट, फोकस ऑन स्पीडी ट्रायल्स, जल्दी जल्दी ट्रायल करवाओ। हाईकोर्ट मॉनिटर करे, हाईकोर्ट गाइडलाइंस दे डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजेस को, ताकि वो उन केसेस में जल्दी फैसला ले जहां पर मतलब जो अंडर ट्रायल हैं उनको काफ़ी समय से जेल के अंदर रखा गया है और उनका केस अभी चल ही रहा है। नेक्स्ट, एड्रेसिंग स्टाफ शॉर्टेज, स्टाफ जो काफ़ी कम रहता है जेलों में उसे भरा जाए, उसे एड्रेस किया जाए। अल्टरनेटिव सेंटेंसिंग, अल्टरनेटिव सेंटेंसिंग में मतलब जेल में बंद करने के बजाय फाइन लगा दो। इसके अलावा आप और दूसरे कम्युनिटी सर्विसिंग करवा दो। लेकिन जेल में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बंद कैदी हैं, ओवर क्राउडनेस काफ़ी ज़्यादा है, तो जेल में बंद मत करो। अगर दूसरा कोई सोल्यूशन निकलता है तो दूसरा सोल्यूशन निकालो। सुसाइड प्रूफ बैरक्स, आप बैरक्स ऐसे बनाओ जो टोटली सुसाइड प्रूफ हो, सुसाइड करने का कोई स्कोप ही ना हो। ट्रांसजेंडर्स की वेलफेयर के लिए कदम उठाओ। ट्रांसजेंडर्स के लिए नहाने के लिए, दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए अलग से व्यवस्था करो, अलग से नहाने की, अलग से टॉयलेट, ये सब चीज़ें अलग होनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए प्रिजन रिफॉर्म्स से संबंधित। जैसे देखो हाथ पैर ये सब चीज़ें, तो साइंटिस्ट ने बेशक ये आर्टिफिशियल एम्ब्रियो बनाया, लेकिन रिसर्च करने की लिमिट जो है वो 14 दिन है। 14 दिनों से ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते। अब देखो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया ना ह्यूमन एम्ब्रियोज को आर्टिफिशियली डेवलप करने का, इसमें ना एथिकल इश्यूज भी हैं। एथिकल इश्यूज जैसे कुछ लोग तो ये मांग कर रहे हैं कि जैसे नेचुरल एम्ब्रियो के राइट्स होते हैं वैसे ही आर्टिफिशियल जो एम्ब्रियो बनाया गया है ना उसके भी मोरली राइट्स होने चाहिए। क्या उसके राइट्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, पहला एथिकल डायलेमा, एथिकल क्वेश्चन है। दूसरा, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, क्या भरोसा है, मतलब क्या गारंटी है कि इसे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा रिप्रोडक्शन जो नेचुरल होता है उसमें इंटरफेयर करने के लिए। मान लो साइकिल में पता लग गया कि इस प्रकार से जेनेटिक डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं, तो क्या फिर जो नेचुरली रिप्रोडक्शन होता है उसके बाद कुछ इंजेक्शंस दिए जाएंगे या फिर कुछ ऐसा किया जाएगा जिससे वो बर्थ डिफेक्ट ना हो? तो ये भी कुछ लोग कहते हैं कि एथिकली गलत है। तो ये एथिकल क्वेश्चंस निकल के आते हैं। आप बताइए आपके मन में जो भी एथिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं इस पूरे इशू से संबंधित, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। अब क्वेश्चंस देख लीजिए। मेंस में देखो ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। स्टेम सेल थेरेपी वाला क्वेश्चन यूपीएससी ने 2017 में पूछा था। ये दोनों क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। और प्री में यूपीएससी ने 2020 में ये क्वेश्चन पूछा था स्टेम सेल्स और जेनेटिक्स से संबंधित। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखो जब टेक्नोलॉजी, साइंस, इन सब चीज़ों की बात हो ना, तो जो कैन वर्ड होता है ना, कैन वर्ड में बहुत कुछ आ जाता है। क्या ये हो सकता है? और आपको पता है टेक्नोलॉजी और साइंस में आज के समय में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब देखो टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस की बात हो ना, ज़्यादातर समय, मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ हमेशा ठीक होगा, साइंस में कैन आ जाए स्टेटमेंट में, तो ज़्यादा संभावना है कि वो स्टेटमेंट सही होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी में, साइंस में बहुत कुछ पॉसिबल है आज के समय में। तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ये है कि वो स्टेटमेंट सही होगी। बस आप ये याद रखिएगा, हमेशा सही नहीं होगी स्टेटमेंट, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन अगर किसी टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन के बारे में पूछा है और उस स्टेटमेंट में कैन है, क्या ये हो सकता है, तो ज़्यादा संभावना है कि हाँ हो सकता है और वो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक होगी। लास्ट में दोस्तों जो समरी डिस्कस करनी है वो अभी तैयार हो ही रही है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जो ओनली एस नथिंग एल्स टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पे आपको समरी मिल जाएगी हमेशा की तरह। और मिलते हैं एक हफ्ते के बाद। आप अपना ख्याल रखिए। डिस्कशन को मैं तो बहुत मिस करूँगा, लेकिन फिर नए चेंजेस के साथ में, नई एनर्जी और उमंग के साथ में एक हफ्ते के बाद मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।